Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss a topic clinical pharmacology and the clinical trials. In that we are going to discuss a different clinical trials, phases of clinical trials and outcomes and the how many human volunteer are involved in that the clinical trials. तो देखो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंस क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जो फ्लो है, जो क्लिनिकल ट्रायल रहता है उसके पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स रहता है, उसके बाद में जो पीएमएस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस रहता है, मतलब ये कैसा कैसा रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि देखो अगर हमारे पास जब ड्रग आता है तो उसको है ना, जब टॉक्सिसिटी स्टडी वगैरह करते हैं तो वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं। मतलब ड्रग आने के बाद अगर हमको देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह इसने हमको जब ड्रग वगैरह दिया है तो अननोन ड्रग है, ड्रग का हमको प्री क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा क्योंकि टॉक्सिसिटी को एक्सेस करने के लिए। तो हम जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है वो किस पे करते हैं, अपने एनिमल पे करते हैं। ठीक है, तो एनिमल के करने के बाद हमको क्या पता चलता है, उसका टॉक्सिसिटी प्रोफाइलिंग चेक करते हैं, मतलब उसमें कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करते हैं, उसके बाद में टेराटोजेनिसिटी, उसके बाद में म्यूटाजेनिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, ये सभी टॉक्सिसिटी एक्सेस करने के बाद अगर हमको वो ड्रग सेफ लग रहा है तो हम प्रोसीड करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल को प्रोसीड करने से पहले हम एक एप्लीकेशन देते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम देते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो वो होने के बाद, अप्रूव होने के बाद हम क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी हम अलग अलग फेज देखते हैं कि फेज 1, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3। तो फेज 3 के बाद में हम एक एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद हमारा ड्रग लॉन्च होता है मार्केट में। तो ये ऐसा फ्लो चलता है। तो देखते हैं आज हम कि अलग अलग उसका उसमें क्या 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 रहता है अलग अलग ट्रायल में, उसके बाद में माइक्रोडोजिंग क्या रहता है, उसके बाद में सीलिंग इफेक्ट क्या रहता है, प्लासिबो इफेक्ट, ये सब आप आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में रहता है एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा हमको, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और द फार्माकोविजिलेंस। इसके बाद में प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो प्री क्लिनिकल मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग ऑन एनिमल। ठीक है, उसके बाद में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या रहता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन अ मैन। उसके बाद में आफ्टर रिलीज ड्रग इनटू द मार्केट, द ओवरऑल डिटेक्टिंग और द रिलेटिंग साइंस एंड द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द एडवर्स इफेक्ट और द एनी अदर ड्रग रिलेटिंग प्रॉब्लम। जब हम उस पर सर्विलेंस करते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं, तो वो जो ये रहता है उसको हम फार्माकोविजिलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फार्माकोविजिलेंस में क्या रहता है, अगर ड्रग मार्केट में रिलीज होने के बाद, लॉन्च होने के बाद कोई उसका जो रहता है, वो जो अननोन साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो हमको डिटेक्ट करते हैं, जो फार्माकोविजिलेंस टीम है वो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, डिटेक्शन एक्सेस। उसके बाद में उसको उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करते हैं कि वो किस किस वजह से वगैरह आया है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी वो अलग अलग जो ये है यूज, अलग अलग जो सिस्टम है, मतलब वेज है, वो वेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलते देखते हैं फर्स्ट वन। तो इसका ये देखो, जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका आर्किटेक्चर देखो कि फर्स्ट रहता है प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडी, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टडी होने के बाद एनिमल पे हमको टॉक्सिसिटी एक्सेस करते हैं। टॉक्सिसिटी एक्सेस करने के बाद हम देखो जो पायलट स्टडी बोलते हैं, मतलब जो कॉस्ट कॉस्ट बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कॉस्ट प्रिवेंट करने के लिए हम जो ये फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। ठीक है, उसको माइक्रोडोजिंग भी बोलते हैं। उसमें लेस देन 100 माइक्रोग्राम जो ये है डोज वो यूज होता है। उसके बाद में चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल में, मतलब ये भी क्लिनिकल ट्रायल ही है। देखो फेज 1 रहता है, फेज 2, फेज 3 एंड उसके बाद में एक एनडीए भरते फिल करते हैं। एनडीए फिल करने के बाद हमारा ड्रग मार्केट में रिलीज होता है। जो मार्केट में रिलीज होने के बाद फेज शुरू होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, तो देखते हैं एक एक फेज क्या होता है, हमारे पास क्या आता है। तो देखो फर्स्ट हम देखेंगे कि माइक्रोडोजिंग जो फर्स्ट फेज 0 है उसको हम बोलेंगे माइक्रोडोजिंग। ठीक है, तो माइक्रोडोजिंग में उसका हम क्या क्या देखेंगे, हर एक फेज में उसका प्रोफाइल क्या है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे हम उसको अप्लाई करेंगे, हमको जो पेशेंट रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे, हम किस सब्जेक्ट को देंगे, किस सब्जेक्ट पे हम माइक्रोडोजिंग स्टडी फिगर आउट करेंगे, मतलब
प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, उसके बाद में हमको उससे वो जो क्लिनिकल फेज हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो कंडक्ट करने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, माइक्रोडोजिंग। फर्स्ट फेज 0 को हम बोलते हैं माइक्रोडोजिंग। माइक्रोडोजिंग ह्यूमन सब्जेक्ट पे कर देंगे, मिनिमम 30 तो 15 और 31 मैक्स टू मैक्स 31, इधर इतना ही इसमें माइक्रोडोजिंग में जो ये रहता है वो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या मिलता है, प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा मिलता है इससे, प्राइमरी मतलब जो माइक्रोडोजिंग से, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्स टू मैक्स इतना लेस देन और इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम डोज इसमें यूज होता है, ठीक है, जो माइक्रोडोजिंग है उसमें। तो देखो ये हो गया हमारा माइक्रोडोजिंग फेज 0। उसके बाद में चलते हैं फेज 1। फेज 1 में क्या है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड द सेफ्टी, इसको बोला जाता है। मतलब देखो जो जिपेट और नाइप रहता है, इसमें है ना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका फेज 1 को क्या बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फेज 1 में कितने वॉलंटियर यूज होते हैं, उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, उसके बाद में हम उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ये सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो फेज 1 को क्या बोला जाएगा, फेज 1 को बोला जाता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, ठीक, ठीक है। उसमें देखो जो वॉलंटियर है, हेल्दी वॉलंटियर यूज हो गए, हेल्दी वॉलंटियर कितने यूज हो गए, 20 to 80 यूज हो गए इसमें, जो ठीक है 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर यूज हो गए इसमें ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी में। तो देखो इसका प्राइमरीली पर्पस क्या होगा, टू इवेल्युएटेड सेफ्टी एंड द टॉलरेबिलिटी, ठीक है। ये प्राइमरी इसका पर्पस होगा। उससे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, ये कंडक्ट फेज 1 ट्रायल कंडक्ट करने के बाद हमको क्या आउटपुट मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज मिलता है हमको, कि कितने डोज के ऊपर जाने के बाद टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमको डिटरमाइन करते हैं हम फेज 1 से, ठीक है। तो देखो ओडिशा ओडिशा डीआई में पूछा गया था कि जो फेज 1 है, फेज 1 में जो सब्जेक्ट रहता है वो कौन से रहते हैं, हेल्दी वॉलंटियर रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने रहेंगे, 20 to 80 रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ओडिशा डीआई में 23 में, ठीक है। तो चलते आगे, ये हो गया फेज 1। तो फेज 1 के बाद क्या रहता है, फेज 2। तो फेज 2 को क्या बोला जाएगा, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। तो देखो जो फेज 2 रहता है और फेज 1 रहता है, तो फेज 2 और 1 के बीच क्या डिफरेंस रहता है, फेज 2 में है ना जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहता है, होमोजीनियस पॉपुलेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। जो फेज 3 रहेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशन रहेगा और द डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हम जो पेशेंट है वो एक्सेस करते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक है। तो देखते हैं कि थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज 2 ट्रायल, तो इसको क्या बोला जाता है, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। देखो ओडिशा में पूछा गया था 2012 में जो डीआई का एग्जाम हुआ था उसमें, और यूपीएससी 2023 में भी पूछा गया था कि इसका नेम क्या है, ठीक है। ये देखो कितना पेशेंट जो थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज 2 में कितना पेशेंट यूज होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है 100 to 500 पेशेंट यूज होता है, ठीक है, होमोजीनियस पॉपुलेशन में। होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहता है, एक स्पेसिफिक रीजन से ये पेशेंट इन्वॉल्व, स्पेसिफिक रीजन से पेशेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि प्राइमरीली पर्पस क्या होगा इसका, प्राइमरीली पर्पस क्या होगा, टू एक्सेस द थेराप्यूटिक सेफ्टी एंड द इफिकेसी इन अ कंट्रोल सेटिंग, ठीक है। इन अ कंट्रोल मैनर में मतलब हम उसके सेफ्टी एंड द इफिकेसी एक्सेस करेंगे फेज 2 में, ठीक है। तो उससे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डोज रेंजिंग। उसके बाद में सीलिंग इफेक्ट। तो सीलिंग इफेक्ट क्या रहता है, तो सीलिंग इफेक्ट क्या रहता है, मतलब एक आफ्टर मतलब कोई भी डोज अगर एक्सेस में दिया जाए, डोज अगर इंक्रीज करने के बाद भी हमको अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट उतना ही मिल रहा है, तो उसको हम सीलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास सीलिंग इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि सीलिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल के साथ हम उसको देखेंगे कि देखो एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 90% स्टूडेंट को 100 में से 98 मार्क आ रहे हैं, मतलब देखो कि मतलब पेपर इजी है। पेपर इजी मतलब सभी का क्राउड कहाँ पे मतलब इकट्ठा हो रहा है, 98 पे। तो देखो 98 पे मतलब सभी ऊपर गए, उसको सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग द डोज, एक डोज इंक्रीज होने के बाद अगर हमको साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी नहीं मिल रहा है, एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं मिल रहा है, तो हम उसको सीलिंग इफेक्ट बोलेंगे, कि ये एक्सेस करने के लिए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। मतलब देखो डोज रेंजिंग भी हमको इससे पता चल जाता है और सीलिंग इफेक्ट भी पता चल जाता है कि नहीं, मतलब
ठीक है, आपको समझ में आया होगा सीलिंग इफेक्ट क्या है। तो देखते हैं आगे थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को और क्या बोला जाता है? थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज। ठीक है, तो देखो उसको एक ये बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें जो सब्जेक्ट रहते हैं पेशेंट, तो वो कितने पाए इन्वॉल्व होते हैं? 500 टू 3000। ठीक है, तो देखो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं था, तो इसमें है ना जेनेटिक वेरिएशन रहता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हम इसमें जो वॉलंटियर है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है कि टू कंफर्म द सेफ्टी एंड द टॉलरेबिलिटी इन द लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन। तो हम इसमें सेफ्टी एंड द टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो ये करते हैं कि ठीक है, हम उसके बाद में देखेंगे फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल मतलब जब फेज 3 रहता है, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज होने के बाद हम क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं, उसका नाम है कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल आउट करने के बाद हम हमारा जो ड्रग है अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद हमारा जो ड्रग है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मतलब मार्केट में लॉन्च होता है। तो मार्केट में लॉन्च होने के बाद जिसके जो जो हमारा ड्रग है उसके ऊपर जो सर्विलेंस लगता है वो जो है वो उसी से फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाता है, मतलब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज 4 को क्या कहा जाता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोला जाता है, फार्माकोविजिलेंस भी बोला जाता है और फार्माको एपिडेमियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहती है, मैसिव स्केल रहता है, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड बाय द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। तो इसका क्या रहता है? देखो कब परफॉर्म होता है? परफॉर्म आफ्टर द ड्रग अप्रूवल। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो देखो ये जो फेज 4 का और नेम क्या है, नेम से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी डीआई 2015 में, गुजरात डीआई में भी पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश और यूके में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखो उत्तराखंड डीआई वगैरह उसमें तो पूछा पूछा गया था। तो देखो इससे हमको क्या पता चल जाता है? उसका जो प्राइमरीली पर्पस क्या है? रेयर, टू नो द रेयर एंड द लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसमें कहाँ टेस्टिंग करेंगे? टेस्टिंग स्पेशल ग्रुप दैट इज द चिल्ड्रेन पे करेंगे, प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग वुमेन में करेंगे, पेशेंट विद रिनर और द हेपेटाइटिस इसको इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा मोटा मोटा कि फेस क्लिनिकल ट्रायल क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेजेस, माइक्रोडोजिंग क्या रहता है, माइक्रोडोजिंग में कितना माइक्रोग्राम से कम हम उसमें डोज यूज करते हैं, उसमें वॉलंटियर कितने रहते हैं, उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, वो स्पेसिफिक क्लिनिकल फेजेस का मतलब फेज 4 का, उसके बाद में उसके वो कहाँ पे फोकस करेगा, उससे की आउटपुट हमको क्या मिला ये देखा अब तक हमने। ठीक है, तो चलो तो आगे देखते हैं। देखो एक ओवरऑल की अब तक हमने क्या देखा कि आउटपुट क्या है। देखो फेज 0 में क्या क्या बोलते हैं? माइक्रोडोजिंग बोलते हैं। फेज 1 में फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो टारगेट हमारा क्या है? ह्यूमन वॉलंटियर। लेस देन 100 माइक्रोग्राम हम इसमें डोज यूज करते हैं। तो देखो इसका फेज 0 का प्राइमरीली गोल क्या है? ये क्या है? कॉस्ट कटिंग, हम इसको अप्रोच बोल सकते हैं फेज 0 को। तो देखो प्रिलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा हम इससे मिलता है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी प्रिकर्सर की आउटपुट हमको ये मिलेगा। उसके बाद में फेज 1 से क्या मिलेगा? हमने ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी स्टडी फेज 1 को बोला जाता है। उसके बाद में हमको इससे प्राइमरी गोल क्या है? इसका सेफ्टी। उसके बाद में फेज 2 क्या है? एक्सप्लोरेटरी, होमोजीनियस पेशेंट यूज करेंगे 100 टू 500। जो फेज 3 है, फेज 3 से हमको क्या मिलेगा? लार्ज पेशेंट हम इसमें यूज करेंगे 500 टू 3000। तो इसको हमसे क्या मिलेगा? एग्जिस्टिंग थेरेपी की वर्सेस मतलब कंपेयर करेंगे, कंपेयर वैल्यू मिलेगा इससे। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है मतलब एग्जिस्टिंग थेरेपी और हमारा जो ड्रग है उसका कंपेरिजन करेंगे इसमें। उसके बाद में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पीएमएस, मार्केट में मास मार्केट इसमें यूज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द और लार्ज वॉलंटियर पे हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद में उसको क्या बोला? पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी, उसका प्राइमरी गोल है। उसके बाद में रेयर और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में हम देखेंगे कि देखो अब देखो सभी ड्रग जो रहते हैं हम जो क्लिनिकल ट्रायल में से पास तो होना पड़ता है, लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल भी रहते हैं कि जो कैंसर ड्रग है, कैंसर ड्रग, नॉर्मल ड्रग। देखो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक इसको तो सभी फेज 1 से ही शुरू करते हैं, लेकिन कैंसर पे जो एंटी कैंसर ड्रग है उसको हम हेल्दी वॉलंटियर पे नहीं यूज कर सकते। तो उसको हम कौन से फेज से शुरू करेंगे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो हेल्दी वॉलंटियर पे हम उसको नहीं करेंगे तो वो सीधा कहा कब से होगा? फेज 2 से उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। ठीक है,
देखो, एंटी कैंसर ड्रग का एक एक्सेप्शनल रहता है, कंबाइन फेज 1 एंड द फेज 2 ट्रायल आर रिक्वायर्ड फॉर द एंटी कैंसर ड्रग, मतलब फेज 2 से उसको शुरू करते हैं। तो देखो उसके बाद में फेज 4 रहता है, इसमें इथिकल क्लियरेंस नहीं लगता है। देखो इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, क्योंकि सीधा हम ह्यूमन वॉलंटियर पे इसको यूज करते हैं। उसके बाद में जो देखो, जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ये रिक्वायर्ड नहीं होता है प्री क्लिनिकल स्टडी में, तो उसमें ग्लू जीसीपी नहीं रहता है, तो उसमें क्या रहेगा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस रहता है। जो एसओपी है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के, वो फॉलो होते हैं इन प्री क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज में यूज होता है। तो देखो जब हमारा ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च होता है, तो लॉन्च होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल मेथोडोलॉजीज रहता है। तो उसमें कैसा कैसा रहता है, केस कंट्रोल स्टडी रहता है, एक कोहॉर्ट स्टडी रहता है। तो जो केस कंट्रोल स्टडी रहता है, उसमें से हम का किस बेसिस पे हम उसको ये करते हैं, तो वो जो प्रीवियस डाटा है, मतलब हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। जो कोहॉर्ट स्टडी रहता है, कोहॉर्ट स्टडी में जो रियल टाइम डाटा है, रियल टाइम डाटा के बेसिस पे हम उसको जो एक्सपांशन है, जो ऑब्जर्वेशनल मेथोडोलॉजी वो करते हैं, ठीक है। तो देखो फार्माकोविजिलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूअस ड्रग टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग, तो ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी डीआई 2015 में कि फार्माकोविजिलेंस किसके लिए रिक्वायर है, तो कंटिन्यूअस ड्रग टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास फार्माको विजिलेंस हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने देखा कि फार्माको क्लिनिकल ट्रायल, पहले तो देखा कि रोड मैप क्या है, तो कैसे कैसे करते हैं, कि फर्स्ट आया हमारे पास क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एनिमल पे करेंगे, उसके बाद में टॉक्सिसिटी एक्सेस होने के बाद अगर टॉक्सिसिटी नहीं है, मिनिमम रेंज में है, तो हम प्रोसीड करेंगे क्लिनिकल ट्रायल में। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन आईएनडी, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, आफ्टर फेज 3 वी हैव टू फिल द एप्लीकेशन, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करने के बाद हमारा ड्रग जो है लॉन्च होता है, उसके बाद में शुरू होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है। तो देखो, तो हमने देखा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोविजिलेंस क्या है। फार्माकोविजिलेंस में डिटेक्शन रहता है, एक्सेस असेसमेंट रहता है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग और द प्रिवेंशन हमको एडवर्स इफेक्ट को करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि क्लिनिकल ट्रायल का आर्किटेक्चर क्या है। क्लिनिकल मतलब फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड द फेज 4, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस वगैरह ये सब, ठीक है। तो हमने देखा था फेज 0 से स्टार्ट किया था माइक्रोडोजिंग से। माइक्रोडोजिंग में हमने, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि उसमें मैक्सिमम डोज कितना पाया जाता है, मतलब कितना यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था ह्यूमन फार्माकोलॉजी फेज 1, उसको ह्यूमन फार्माकोलॉजी, देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फेज 1 को क्या बोला जाता है, इसमें वॉलंटियर कितना है, उसका पर्पस क्या है, तो ये सब हमने देख लिया है, ठीक है, कि सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी करेंगे। तो देखो ह्यूमन जो फेज 1 है, तो फेज 1 को हमको आउटपुट क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। तो फेज 1 कैसा लिखते हैं हम, ऐसा 1 लिखते हैं, तो इसी से ही इसको टी बनाना है और एम टी डी, ठीक है। तो इससे हमको पता चलेगा मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, इसका ऐसा भी हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी, हाँ कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे फेज 2 क्लिनिकल थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज है और थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज है। तो देखो पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में कंफर्म करेंगे, ऐसा ध्यान में रखना है। तो फेज 2 क्या आएगा, एक्सप्लोरेटरी, उसके बाद में कंफर्मेटरी फेज। तो इसमें सीलिंग इफेक्ट देखा था वगैरह, उसको एक्सेस करने के लिए हमको थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी फेज कंडक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कंफर्मेटरी फेज, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज। तो थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज में कितने वॉलंटियर यूज होते हैं, कंफर्म सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी वगैरह, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में जो उसको फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है, फार्माकोएपिडेमोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ द और द लार्ज क्राउड इसमें रहता है, लार्ज ह्यूमन वॉलंटियर हमारे पास रहते हैं। और उसके बाद में उसको टेस्टिंग करते हैं प्रेग्नेंट वुमन पे, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, उसके बाद में पेशेंट विद रीनल और द हेपेटाइटिस, सब इसमें इसको यूज करते हैं, मतलब ऑल ओवर पैन, मतलब इसको जो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से और एडवर्स इफेक्ट एक्सेस करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था फेज 0, उससे हमको क्या क्या मिलता है, उसको क्या सेकंड नेम क्या है, मतलब उसको और क्या बोला जाता है। उसके बाद में टारगेट सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास। उसके बाद में हमने देखा था कि उसका प्राइमरीली गोल क्या है। उसके बाद में उससे की आउटपुट वगैरह क्या मिलते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि एक्सेप्शनल जो कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग, उसको किस फेज से हम शुरू करते हैं। उसके बाद में देखा था हमने
इथिकल क्लीयरेंस लगता नहीं है हमको पीएमएस में, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में। उसके बाद में जो क्लिनिकल ट्रायल है उनको हम अकॉर्डिंग टू द जीसीपी फॉलो करते हैं, उसको प्री क्लिनिकल में जीएलपी से फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फार्माकोविजिलेंस जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट रहते हैं। कोर स्टडी देखा था हमने, केस स्टडी देखा था। केस कंट्रोल स्टडी में हमको हिस्टोरिकल डेटा से हम उसको एक्सेस करते हैं, उसके बाद में कोर स्टडी रियल टाइम डेटा से करते हैं। देखो कंटिन्यूस अगर ड्रग टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग के लिए हमको जो ये है फार्माकोविजिलेंस, ये बहुत रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज होप सो कि आपको आज का जो टॉपिक है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स एंड द फार्माकोविजिलेंस, ये आपको समझ में आएगा, होप सो। ठीक है, थैंक यू।